नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम शिवराज का आज बालाघाट दौरा होने वाला है। बालाघाट के लामता कॉलेज मैदान में सीएम का कार्यक्रम होगा। 677 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। बालाघाट के बाद सिवनी जाएंगे सीएम शिवराज। सिवनी में 246 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम में लाडली बहना पथ का होगा नामकरण। पेसा नियम की बुकलेट का होगा विमोचन। तो आज सीएम का बालाघाट दौरा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीएम आज बालाघाट के दौरे के दौरान कई विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं। बालाघाट के लामता कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम 677 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इसके बाद वे सिवनी जाएंगे। सिवनी में 246 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। तो कार्यक्रम में लाडली बहना पथ का नामकरण होगा। खबर भोपाल से है, जहां सीएम का बालाघाट और उसके बाद सिवनी का दौरा होने वाला है। तो 677 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। बालाघाट के बाद सिवनी जाएंगे सीएम शिवराज। सिवनी में 246 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम में लाडली बहना पथ का होगा नामकरण। पेसा नियम के बुकलेट का विमोचन होगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए। वासु, आज बालाघाट और सिवनी के दौरे पर है सीएम, पूरी जानकारी क्या है, पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार पूरे प्रदेश के दौरे कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं और इस दौरान बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की सौगात भी दी जा रही है। सरकार का कहीं ना कहीं जो जोर दिया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे है, क्योंकि मंशा यही है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए बेहतर रोड, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर जो नागरिक सुविधा है उनको लगातार बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर जो है वो देखने को मिल रहा है। आज बालाघाट के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो वहीं सिवनी दौरे पर 250 करोड़ रुपए के लगभग के जो विकास कार्य होने हैं उनकी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं भी निकल रही हैं और खुद सीएम कई जगहों पर जा रहे हैं, विकास यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। और बालाघाट और सिवनी में भी सीएम विकास यात्राओं में वहां पर आज पहुंचेंगे तो शामिल होंगे और जनता के साथ भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। जो विभिन्न योजनाओं के हितग्राही हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। जनता की क्या कुछ समस्या है उनका निराकरण भी करेंगे, क्योंकि देखिए, जो विकास यात्रा चल रही है उसका एक अहम पहलू ये भी है कि शिलान्यास और लोकार्पण के कामों के साथ साथ जनता की जो समस्या है वो सीधे जनता अपने जनप्रतिनिधि को बता सके और उनका तत्काल प्रभाव से निराकरण हो। और खुद सीएम रोजाना इस बात की जानकारी भी देते हैं कि कितनी समस्याओं का निराकरण हुआ है, कितने लोकार्पण हुए हैं, कितने शिलान्यास के काम हुए हैं। तो चुनावी साल भी है ये मध्य प्रदेश में और इसके चलते ये कोशिश है शासन प्रशासन की कि लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए और सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनसे ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज 2 जगहों के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। और ग्वालियर से खबर है, जहां अशोकनगर विधायक को नहीं मिली राहत। बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का आवेदन खारिज हुआ। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विधायक जजपाल का आवेदन किया खारिज। विधायक ने खुद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की थी। सुनवाई योग्य न होने का हवाला देकर चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने विधायक के आवेदन को खारिज किया। कोर्ट ने कहा, याचिका में जो सवाल खड़े किए गए हैं उनका निराकरण गवाहों के बयान दर्ज कराने के बाद ही किया जा सकेगा। साल 2019 में अशोकनगर से हारे लड्डू राम ने लगाई थी चुनाव याचिका। जातीय प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए जजपाल सिंह का निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। 1 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो अशोकनगर विधायक को नहीं मिली राहत। बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का आवेदन खारिज किया गया। संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, विधायक जजपाल सिंह जज्जी का आवेदन खारिज कर दिया गया, यानी कि अभी भी कोई राहत नहीं मिली है?
बिल्कुल, देखिए इस मामले को समझने के लिए हमें 2018 के चुनाव का जिक्र करना पड़ेगा। 2018 के चुनाव में अशोकनगर विधानसभा सीट से अनुसूचित जाति सीट से जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। उस समय वहां हारने वाले लड्डूराम कोरी जो भाजपा के थे, उन्होंने चुनाव याचिका दायर की थी। ये याचिका हाईकोर्ट में थी और इसी याचिका की सुनवाई चल रही थी। चूंकि 2018 के बाद 2020 में जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए थे, विधायकी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो भाजपा से पुनः जीतकर आ गए थे। तो इसी चुनाव याचिका की 2018 की सुनवाई चल रही थी। आवेदन जजपाल सिंह की तरफ से एक लगाया गया था कि चूंकि 2018 का मामला है और अब ये जो चुनाव याचिका ये सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इसको खारिज किया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस आवेदन को ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने तर्क दिया है कि इस चुनाव याचिका के मामले में अभी तक जो सभी गवाह हैं उन गवाहों की गवाही, इसके अलावा जो तथ्य, उन तथ्यों का परीक्षण और निराकरण के बाद ही ये चुनाव याचिका खारिज की जा सकती है। यही वजह है कि इसी तर्क के आधार पर हाई कोर्ट ने जजपाल सिंह जज्जी के आवेदन को खारिज कर दिया। यानी 2018 का जो चुनाव याचिका वाला मामला है वो अभी भी आगे सुनवाई उसकी चलती रहेगी और इस मामले में अब 1 मार्च को सुनवाई होगी। तो जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और कवर्धा में भाषण के दौरान बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने मंत्री मोहम्मद अकबर को अपशब्द कहा। उन्होंने कवर्धा विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर को शैतान कह दिया और इतना ही नहीं, मंत्री के भाई को अजगर तक कह डाला। हाउसिंग बोर्ड के घरों को अजगर की तरह निगलने का आरोप लगाया और कहा कि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी जो गरीबों के लिए बनाई जाती है, जिससे दोनों निगल गए। काम भी शैतानियों से कम नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि उनका भाई अजगर है और भाई ने क्या किया है, हाउसिंग बोर्ड को ही निगल गया है। मालूम हुआ है आप लोग को? तो जो हाउस बनाने का गरीब के बाकी का ये जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनती है या हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं बनती, उसको ही वो खा गया। तो अजगर के नाम के साथ उसका जो परिचय होता है वो परिचय भी बहुत खूब है। लेकिन भाइयों, हम यहाँ पे आए हैं अपने कबीर धाम की माता बहनों के आवाज की लड़ाई को लड़ने के लिए। और केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे, जहां उन्होंने बमोरी विधानसभा के बल्लापुर में 550 करोड़ की लागत से बने 400 केवी विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। करीब 40 एकड़ में बने इस ग्रिड से गुना ही नहीं बल्कि शिवपुरी जिले को भी बिजली की सप्लाई होगी और इसके अलावा गोकुल सिंह चक पर 220 केवी और म्याना में 122 केवी का सब स्टेशन भी बनाया जाएगा, जो इस ग्रिड से जुड़ेंगे। सिंधिया गुना विधायक गोपीलाल जाटव के निवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। सिंह वर्मा जी बहुत बड़े नेता हैं, उनका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। विकास और प्रगति जन जन तक पहुंचाने का काम शिवराज सिंह जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस के करतूत जन जन को जानते हैं और उसका जवाब भी कांग्रेस को नीट तरीके से, पूर्ण तरीके से जनता देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और खबर नर्मदापुरम से, जहां पिपरिया विधानसभा के रहटवाड़ा में सड़क बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विकास यात्रा के दौरान हंगामा कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक ठाकुर दास नागवंशी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधायक का पुतला फूंका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल गांव में सड़क बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विधायक से बिजली व्यवस्था में सुधार और सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन न तो बिजली की समस्या का निराकरण हुआ, न ही सड़क बन पाई। इस दौरान ग्रामीणों ने नगर परिषद के अध्यक्ष को भी घेर लिया। और अब बात करेंगे खबर भोपाल से, जहां आज खजुराहो में शुरू होगी G20 की बैठक। 25 फरवरी तक G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक होगी। जो G20 की बैठक में शामिल होंगे सीएम शिवराज। बैठक में कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज खजुराहो में G20 की बैठक होगी। संवाददाता बासु चौधरी जुड़ गए। बासु, खजुराहो में G20 की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक होगी।
निश्चित तौर पर देखिए इस बार G20 ग्रुप्स की जो बैठक होनी है उसकी प्रेसिडेंसी भारत को मिली है और भारत के कई शहरों में G20 की जो बैठकें हैं वो आयोजित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, खजुराहो को बैठकों को होस्ट करने का मौका मिला है। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और आज से कल्चरल ग्रुप की जो बैठकें हैं वो खजुराहो में शुरू होने जा रही हैं। इसमें तमाम जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस पूरी बैठक के दौरान शामिल होंगे। भारत के भी जो जाने माने विशेषज्ञ हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं और G20 के विभिन्न समूह की जो बैठक होनी है उसमें शामिल होने वाले जो डेलीगेट्स हैं वो इन पूरी बैठकों में शामिल होंगे और कई वैश्विक समस्याओं पर मंथन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से सुरक्षा की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, फाइनेंस की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इन सभी विषयों पर जो मंथन है वो किया जाएगा। और इसके साथ ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र जो भारत सदियों से पूरी दुनिया को देता हुआ आ रहा है और इसी थीम के साथ और इसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए भारत इस पूरी प्रेसिडेंसी को होस्ट कर रहा है और यही कोशिश भारत की ओर से इस पूरी G20 की बैठक में भी है कि सभी देशों को, सभी जो विभिन्न अर्थव्यवस्था है दुनिया की, उनको एक साथ लाया जाए। और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और अगली खबर, रायपुर के ब्रिज नगर इलाके में घर में दूल्हा दुल्हन का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 19 फरवरी को दोनों की शादी हुई थी। 21 फरवरी को रिसेप्शन था, लेकिन रिसेप्शन से पहले बंद कमरे में दोनों की लाश मिलने से घर में जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। घर के लोगों को मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से चाकू और मोबाइल बरामद किया गया। लड़की पक्ष ने हत्या को लेकर संदेह जताया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो पूरे इलाके में सनसनी इस पूरे घटनाक्रम के बाद से, जहां दूल्हा दुल्हन की हत्या की गई, शव मिलने से सनसनी फैल गई। 21 फरवरी को रिसेप्शन था, लेकिन रिसेप्शन से पहले बंद कमरे में दोनों की लाश मिलने से घर में मातम का माहौल बन गया। मौके पर पुलिस पहुंची। घटनास्थल से चाकू और मोबाइल भी बरामद किया गया है। लड़की पक्ष ने हत्या को लेकर संदेह जताया है। कुछ भी बात नहीं होता था, हम लोग को खुद अचानक अभी पता चला तो हम लोग गए। हम लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पता चला कि हम लोग को लग गया है चोट ऐसी करके। तो हम लोग जाइच रहे थे मोती नगर, तो रास्ते में एम्बुलेंस में फ़ोन आया कि मेका हरा जा रहे करके, कोई हम लोग को बताया भी नहीं। हाँ, वो बहुत खुशी खुशी शादी करी है, खुद ही हर चीज़ अपना तैयारी खुद से करी थी। शादी के दिन भी बहुत खुश थी वो। मालूम ही नहीं चला, अभी खबर मिला तब हम गए तुरंत। तो उनके घर वाले में भी कोई नहीं है, घर वाले उनका लड़का ख़त्म हुआ, उन लोग लेके तो घर आ जाते, कोई तो कुछ जाता, कोई नहीं है उनके घर में। क्यों नहीं है? कुछ गलत हुआ है जब भी तो वो लोग नहीं है घर में। क्या कोई हत्या किया है ऐसा? अभी हम तो थे नहीं वहाँ पर, तो ये लोग कुछ किए हैं जब भी तो भागे हुए हैं लोग। उनके घर में कम से कम 80 लोग होंगे, 70-80 लोग। आज उनका पार्टी है शादी का। हम लोग तो अपने घर से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ जाने के लिए तीरथ मैदान। अभी शाम को सूचना मिली थी कि मोती नगर के पास रहने वाले मोहम्मद असलम, जिसकी शादी 19 तारीख को कहकशा बेगम के साथ हुई थी, इन दोनों रक्त रंजित अवस्था में, घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की से तोड़वा के तत्काल उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पता चला कि दोनों की मौत हो गई। दोनों के शरीर में चोटें हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद कल PM के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि एक्चुअली हुआ गया है। और सीधे रुक करेंगे, ममता जुड़ेंगे। ममता, दोनों को भयंकर चोट लगी हुई है और बहुत देखा जा रहा है कि विभत्स तरीके से एक दूसरे पर दोनों के ऊपर वार किया गया है। अभी एक घटनाक्रम पूरा क्या है, कोई जानकारी मिल पाई कि आखिरकार ऐसी स्थिति कैसे बनी?
देखिए अभी तो पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद में पुलिस का कहना है कि और भी चीजें सामने आएंगी, चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी, क्योंकि अभी पुलिस संदिग्ध भी मानकर के चल रही है। दो तरीके से जो है वो दो जो उस पे अगर हम बात करें कि एंगल से जांच कर रही है पुलिस, या तो ये हो सकता है कि एक दूसरे को चाकू मारा गया होगा, दूसरा या फिर हो सकता है किसी और ने इस घटना को हो सकता है कि अंजाम दिया होगा, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि शादी का घर था, रिसेप्शन के लिए तैयार होने के लिए गए थे, और शादी के घर में व्यावहारिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आसपास लोग कोई मौजूद नहीं रहेंगे। अमूमन इस तरह से चीजें नहीं होती। अगर वो रेडी होने के लिए भी तैयार वो गए होंगे तो कोई ना कोई उनके साथ रहता है, उन्हें तैयार करते हैं, चाहे दुल्हन के साथ अगर हम बात करें, चाहे दूल्हे के साथ हम बात करें। दूसरी बात यह है कि अगर दूल्हे ने दुल्हन को चाकू मारा भी तो उसके बाद वो चीखी चिल्लाई, अगर पहले चाकू मारा तो चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, आसपास के लोग कहाँ थे, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं है किसी की होटल के कमरे में ऐसा हुआ, घर में हो, और वहां पर कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई इस तरह की प्राइवेसी रही होगी। आसपास तमाम मेहमान मौजूद थे, और घर के अलावा जो है बाहर के लोग भी आए हुए होते हैं शादियों में। रिसेप्शन इस तरह से रहता है, तमाम अगर हम बात करें तो खाना पीना बनाने वाले होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है वहाँ पर तैयारियां हो गई थी, और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर। दूसरी बात यह है कि चीख चिल्लाहट किसी ने सुनी क्यों नहीं, वापस अगर वार किया गया तो क्या उस वक्त जिसके पे अगर दुल्हन पर पहले चाकू से वार किया गया तो क्या उसके बाद वो इतनी कैपेबल थी कि वो पलट कर जो है उस तरह से वार कर सके उसी इंटेंसिटी के साथ में। तो ये तमाम चीजें हैं। फिर दूल्हा क्यों नहीं चीखा चिल्लाया, क्योंकि ऐसा तो हो तो ये दूसरी बात ये है कि या तो ये हो सकता है कि पुलिस ये भी सोच रही कि परिवार के लोगों के सामने ही कोई ऐसी चीज। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि चीख पुकार भी नहीं हो और इसके चलते कई सारे संदेह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। छतरपुर में भाई के धमकाने वाले वीडियो पर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हर विषय को उनसे ना जोड़ा जाए, मैं गलत के साथ नहीं हूं, कानून इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच करेगा। के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा, हम सत्य के साथ हैं। वहीं इस मामले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर गहन जांच की गई और फिर महाराज के भाई शालिग्राम गर्ग पर पुलिस ने बमीठा थाने में अपराध कायम कर लिया है। महाराज के भाई पर आरोप है कि उन्होंने एक शादी समारोह में हंगामा कर मारपीट की थी। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण जांच एसडीओपी खजुराहो को सौंप दी गई है। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत ग्राम गड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था 11 तारीख का, जिसे बताया गया था। गांव में टीम भेज के इसकी तस्दीक की गई और जो फरियादी थे उनके विस्तृत कथन लिए गए। कथन के आधार पर मारपीट व विभिन्न SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। इसके अलावा जितने भी स्वतंत्र साक्षी हैं, गांव के लोग हैं, उन सभी के बयान रिकॉर्ड किए। मौजूदा समय में बागेश्वर धाम सरकार और पंडोखर सरकार को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं इंदौर में महाराज जी का ये कहना है कि माइंड रीडर हैं। महामल्लेश्वर ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में चमत्कार होते नहीं हैं, कोई चमत्कार करता नहीं है। हमारे सनातन धर्म के संस्कार ऐसे नहीं हैं। आजकल कई लोग माइंड रीडर के रूप में प्रस्तुत होते हैं, चेहरा देखकर सारी बातें बता देते हैं, या इसी तरह का एक प्रयोग मुझे लगता है। बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार माइंड रीडर का ही एक प्रकार है। मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में इस तरह से कभी चमत्कार होते नहीं है। चमत्कार किए कोई चमत्कार करता नहीं है। अगर कुछ हो सकता है तो उनके मनोगत भावों में कुछ अंतर्गंग में क्या बात है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, हमारे सनातन धर्म के संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवाल चला दी, भैंसे के मुख से वेद बुलवा दिए। ऐसे कई जात, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सूर, रवि, तुलसी, कबीर, चाहे रवि है, रविदास महाराज, उन्होंने कटौती में।
और अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे खंडवा के खालवा इलाके में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। यहां कोठा गांव में आदिवासी युवक की हत्याकांड के आरोपियों के घर में ही मृतक परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन समाज के लोग नहीं माने। घटना के बाद इलाके में तनाव के हालात बने। यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता देंगे खालवा थाना क्षेत्र के कोठा गांव में दबंगों ने आदिवासी युवक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव रखकर चकाजाम किया। और अब खंडवा से खबर है। पाकिस्तान से लौटा राजू खंडवा पहुंचा, बेटे से मिलकर भावुक हुई मां। बेटे को देखकर मां के आंसू छलक पड़े। स्टेशन पर लोगों ने भी राजू का स्वागत किया। पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। 5 साल बाद पाक की जेल से हुआ है रिहा। राजू पिंडारे भटककर पाकिस्तान पहुंच गया था। उज्जैन में विक्रमोत्सव के मौके पर कालिदास अकादमी में 3 दिवसीय रामकथा की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय रामकथा कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं कवि कुमार विश्वास कथावाचक के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने कालिदास अकादमी में रामकथा किया। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव 2023 सम्राट विक्रमादित्य की विदेशी आक्रांताओं पर विजय पताका का संदर्भ बताते हुए कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सामने रखा। हम सबका सौभाग्य विक्रमोत्सव के दरमियान 33 दिन के अलग अलग कार्यक्रम बनाए, जिसमें आज खास कार्यक्रम है कुमार विश्वास उज्जैन आ चुके हैं कालिदास अकादमी में। 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिवस आज हमारे सबके अपने अपने राम विषय पे वो अपना विस्तार से विषय रखेंगे। कल शंकर के राम, परसों राम के शंकर, ये पूरा विषय की प्रस्तुतिकरण। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने एक बार फिर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बेसहारा बच्चे की मदद की और यह बच्ची कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, जिसके बाद कलेक्टर खुद बच्ची को अपने वाहन में लेकर स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से बात कर बच्ची की फीस भरने की व्यवस्था करवाई। कलेक्टर ने बच्ची को चॉकलेट और गिफ्ट देकर अपने सरकारी वाहन से घर तक भी छुड़वाया। खजुराहो में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है और ये बैठक 25 फरवरी तक चलेगी। बैठक को लेकर खजुराहो में उत्सव का माहौल है और खजुराहो को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने रंगोली बनाई और दिए भी जलाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।